हेलो बच्चों, एक्सीलेंट 2.0 में आपका स्वागत है। बेटा आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने 10th क्लास की वीडियो को। ठीक है, तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि गोली दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण के प्रकार भी देख लिए थे कि अवतल उत्तल दर्पण क्या क्या होते हैं। ठीक है ना, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट आज हम पॉइंट पढ़ने वाले हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हेडिंग फटाफट आपने लगा लेना है कि गोली दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषा। तो बहुत सारी नहीं बेटा, 6-7 परिभाषाएं हैं, वो आपने याद कर लेना है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है और 3-4 परिभाषा दे देगा कि बेटा इसका डेफिनेशन आप बताओ क्या क्या होता है, तो 4 नंबर तो आपको फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो 7 नंबर एक एक लाइन के हैं, तो सातों आपको क्या करना है बेटा, याद कर लेना। तो क्या क्या पढ़ना है बेटा, कौन कौन सी परिभाषा पढ़ना है, वो चीज़ हम यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं। उसके बाद एक एक करके हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो गोली दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषा है बेटा, तो आपने क्या करना है, लिख लेना है। सबसे पहली परिभाषा जो हम पढ़ेंगे बेटा वो ये पढ़ने वाले हैं कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है। क्या बेटा, दर्पण का ध्रुव। तो पहला तो ये पढ़ेंगे कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है। ध्रुव क्या होता है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं भैया, पी से लिखते हैं। दूसरी परिभाषा पढ़ने वाले हैं हम, दर्पण का द्वारक क्या होता है। ठीक है बेटा, दर्पण का द्वारक क्या होता है। ठीक है, और तीसरी परिभाषा हम पढ़ने वाले हैं दर्पण का वक्रता केंद्र। दर्पण का वक्रता केंद्र, ठीक है ना, और इसको हम लिखते हैं बेटा सी से, कैपिटल सी से। चौथा परिभाषा क्या पढ़ने वाले हैं, दर्पण का मुख्य अक्ष। दर्पण का मुख्य अक्ष पढ़ने वाले हैं। ठीक है मेरे बच्चा। और पांचवा क्या पढ़ने वाले हैं हम, दर्पण का वक्रता त्रिज्या पढ़ने वाले हैं। दर्पण का क्या बेटा, वक्रता त्रिज्या पढ़ने वाले हैं, और जिससे हम क्या कहते हैं बेटा, कैपिटल आर से लिखते हैं। छठा बेटा हम पढ़ने वाले हैं दर्पण का फोकस। दर्पण का फोकस पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसको हम कैपिटल एफ से लिखते हैं। और लास्ट वाला हम पढ़ने वाले हैं दर्पण की फोकस दूरी। दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है, दर्पण की फोकस दूरी किससे लिखते हैं बेटा, स्मॉल एफ से लिखते हैं। तो ये सभी के सभी हम क्या करने वाले, परिभाषाएं पढ़ने वाले हैं। और आठवां आप ये भी कह सकते हो बेटा, ठीक है, फोकस तल यार। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लो। तो 8 परिभाषाएं हम कुल मिला के पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है। एग्जाम में पूछ ली जाते हैं बेटा कि ये क्या होता, बताओ इसकी डिफिनीशन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दर्पण का ध्रुव। तो हम क्या करेंगे, एक ही फिगर में सारे को समझ लेंगे, जितने भी हैं बेटा सबको समझ लेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये कहता है दर्पण का ध्रुव क्या होता है। तो दर्पण मैंने आपके 2 तरह के पढ़ाए बेटा, गोली दर्पण में अवतल और उत्तल। तो दोनों दर्पण हम यहाँ मेंशन कर लेंगे बच्चा। ठीक है, ये कौन सा दर्पण है बेटा, अवतल दर्पण दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना बेटा, तो ये अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा आपने क्या करना है, स्केल लेके बैठना है, चादा लेके बैठना है, सारा जितने इंस्ट्रूमेंट होते हैं बेटा सब लेके बैठना है। आपको अच्छे ढंग से फिगर बनाना है, ठीक है, तो ताकि टेढ़ा ना हो मेरे बच्चे। ठीक है, और ये चीज़ क्या होता है बेटा हमारा, ये होता है हमारा कौन सा दर्पण भैया, इसको नाम दे दो M1 और M2, इसको भी नाम दे दो M1 और M2। ठीक है, ये उत्तल दिख रहा है और ये क्या है, अवतल दिख रहा है। पहला परिभाषा ये कहता है दर्पण का ध्रुव क्या होता है। दर्पण के मध्य बिंदु को, क्या मैंने बताया, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। तो ये दर्पण है बेटा, इसका जो बीच वाला पॉइंट होगा, उस बीच वाले पॉइंट को हम क्या कहेंगे, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। किससे लिखते हैं बेटा, तो P से लिखते हैं। ठीक है, इसमें भी बेटा इसका जो बीच वाला पॉइंट होगा बेटा, उसी को हम क्या बोलेंगे, दर्पण का ध्रुव कहेंगे। तो पहली परिभाषा तो आपको समझ में आ गया होगा कि दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो। ठीक है ना। दूसरी चीज बेटा, दर्पण का द्वारक क्या होता है। द्वारक का मतलब बेटा दर्पण का मुख, ठीक है ना। तो ये जो दर्पण का व्यास होता है ना, ये वाला पूरा यहां से यहां तक, व्यास का मतलब समझते हो,
डायमीटर यार, ठीक है। देखो जैसे आपने इसको डॉटेड लाइन से मिलाना है तो एक गोला बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो बेटा ये जो उनका व्यास होता है, जैसे देखो यहाँ से ये मैंने क्या बना दिया, एक गोला बना दिया, तो ये इनका क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। आप यहाँ से क्या कर दो, कट कर दो, ये एक तरह से क्या करने लगा बेटा, ये किसका काम करने लगा, आपको दिख रहा होगा। कौन सा दर्पण बन गया मेरे बच्चे, अवतल दर्पण बन गया। तो ये जो इनका व्यास है ना बेटा, ये व्यास ही क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक। तो आपने ये मेंशन कर लेना मेरे बेटा कि दर्पण का ये क्या कहलाएगा, द्वारक कहलाएगा। परिभाषा क्या होता है, दर्पण के व्यास को, दर्पण के व्यास को क्या कहते हैं बच्चा, दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसमें भी दर्पण का द्वारक यही है बेटा, ठीक है, दर्पण का द्वारक, ठीक है। अगला पॉइंट बेटा हमने क्या करना है बेटा, दर्पण का वक्रता केंद्र पढ़ना है। वक्रता केंद्र क्या बेटा, दर्पण का वक्रता केंद्र। तो बेटा मैंने क्या बताया कि अगर आप डॉटेड लाइन से मिलाओ तो ये क्या बन गया, एक गोला बन गया। इसका केंद्र कहाँ होगा, बीच में होगा। तो बेटा गोली दर्पण, आप ऐसे एक लाइन में बता सकते हो कि गोली दर्पण के केंद्र को ही क्या कहते हैं बेटा, वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, गोली दर्पण के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। किससे लिखते हैं बेटा, सी से कहते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि ऐसा दर्पण जो कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का कटा हुआ एक भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, गोली दर्पण कहते हैं। और उसके केंद्र को ही क्या कहते हैं बेटा, वक्रता केंद्र कहते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा, सी से करते हैं, ठीक है। तो ये बेटा आपका क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। अब अगला हमने क्या पढ़ना है, दर्पण का मुख्य अक्ष। तो यहाँ भी अगर मेंशन करना चाहो तो आप कह सकते हो ये सी मान लेते हैं, यहाँ भी हम क्या कर लेंगे बेटा, ये सी मान लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों किसका काम करेंगे बेटा, वक्रता केंद्र का काम करेंगे। अगला बेटा दर्पण का मुख्य अक्ष, परिभाषा क्या होगा, दर्पण का ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली ये जो रेखा होती है ना बेटा, यही रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। परिभाषा फिर से सुनो, दर्पण का ध्रुव P और वक्रता केंद्र C, यहाँ पे मेंशन है, देखो दर्पण का ध्रुव P और वक्रता केंद्र C, दर्पण का ध्रुव P वक्रता केंद्र C। यहाँ भी देख लो, अगर यहाँ भी देखना चाहो तो यहाँ भी दिखा है बेटा, दर्पण का ध्रुव P वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली काल्पनिक सीधी रेखा, को मिलाने वाली काल्पनिक सीधी रेखा क्या कहलाती है बेटा, दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, ठीक है बेटा। तो ये आपने याद कर लेना है, ठीक है। अगला बेटा कौन सी परिभाषा हमने पढ़ना है, दर्पण का वक्रता त्रिज्या। क्या होता है वक्रता त्रिज्या, अब ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो मैं लिखा नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आपने वीडियो को पॉज करके लिख लेना है बेटा, एक एक लाइन का, ठीक है। तो दर्पण का वक्रता त्रिज्या क्या होता है, जिस तरह से आपने बताया कि सी और पी को मिलाने वाली काल्पनिक सीधी रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। उसी तरह इसकी परिभाषा क्या होगी, सी और पी के बीच की दूरी को, सी और पी के बीच की दूरी को, देखो ध्यान से, सी और पी के या सी और पी, यहां भी सी और पी, तो सी और पी के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे, लेकिन इनके बीच की दूरी को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चा, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। किससे लिखते हैं बेटा, कैपिटल आर से लिखते हैं, ठीक है। अगला जो होता है बेटा दर्पण का फोकस, क्या बेटा, दर्पण का फोकस, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या करते हैं बेटा, इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा फिगर बड़ा बनाते हैं फिर ताकि समझ में आए दर्पण का फोकस क्या होता है। इसमें भी समझा सकते हैं लेकिन थोड़ा सा फिगर हमने क्या करना है, बड़ा सा बनाना है, ठीक है। तो देखो क्या बेटा, अब देखो जैसे देखो ये हमारा क्या था, थोड़ा सा हमने बड़ा फिगर बना देना, ठीक है। हमारा थोड़ा सा फिगर देख रहे हो बेटा आप लोग, बहुत अच्छा ढंग का नहीं बन रहा है, तो आपने क्या करना है, अच्छे ढंग से बनाना है। ये इसका पी क्या कहलाता था बेटा, ध्रुव कहलाता था, और ये हम कह लेते बेटा इसका वक्रता केंद्र है, इनको इनकी मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। तो हमने थोड़ा सा मुख्य अक्ष बड़ा बना दिया, ये मुख्य अक्ष है बेटा, ठीक है, थोड़ा सा हमने मेंशन कर दिया बड़ा, ठीक है। ये रेखा क्या हमारी मुख्य अक्ष है ना। तो अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चले, देखो ये हमारा मुख्य अक्ष है, कोई प्रकाश किरण ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, ठीक है बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण चले, परिभाषा बता रहा हूं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होके जाती है,
जिस बिंदु से होकर जाती है वही बिंदु दर्पण का फोकस कहलाता है। परिभाषा फिर से सुनो कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है वह बिंदु क्या कहलाता है? दर्पण का फोकस कहलाता है। और एक चीज क्या बताना बेटा, आपको ये याद रखना है कि हमेशा क्या होता है, हमेशा जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से होके जाता है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होके जाता है वो क्या कहलाता है? दर्पण का फोकस कहलाता है। हमेशा सी और पी के बीच से ही क्या होता है बेटा, वो वस्तु मतलब वो प्रकाश किरण निकलती है। ठीक है, याद रखना। क्यों? क्योंकि बाद में हम ये देखेंगे बेटा कि जब हम डेरिवेशन करेंगे r बराबर 2f होता है। ठीक है ना, तो इनके ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या होती है बेटा? बराबर होती है। बाद में हम जब डिस्कस करेंगे, डेरिवेशन करेंगे तो आपको तो याद रखना है कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चल रही है तो क्या होता है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है वही बिंदु क्या कहलाता है? दर्पण का फोकस कहलाता है। और ये बेटा जो प्रकाश किरण होती है वो हमेशा सी और पी के बीच से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती है? बीच से। तो आप ऐसे भी परिभाषा बता सकते हो क्या कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद वक्रता केंद्र C और ध्रुव P के बीच से होकर जाती है। तो बीच से होकर जाती है तो वहां पे बीच में जो बिंदु होता है बेटा वही बिंदु क्या कहलाता है? दर्पण का फोकस कहलाता है। या इतना बड़ा झमेला पालने की जरूरत नहीं है, तो आपने सीधा लिखना है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराएगी और टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? दर्पण का फोकस कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। और अगला चीज क्या बेटा? दर्पण की फोकस दूरी। इसको किससे लिखते हैं? कैपिटल एफ से। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से लिखते हैं। तो फोकस दूरी क्या होगी? जिस तरह हम सी और पी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसी तरह बेटा दर्पण का फोकस एफ और ध्रुव पी के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहते हैं। किससे लिखते हैं बेटा? स्मॉल एफ से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? स्मॉल एफ से लिखते हैं। ठीक है, ये बेटा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी मैं आपको जब डेरिवेशन कराऊंगा ना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरत पड़ेगी इन सब चीज़ें की। फिर आपको ये चीज़ें याद रहेगी ना, सी और पी के बीच की दूरी को हम आर कहते हैं, एफ और पी के बीच की दूरी को स्मॉल एफ कहते हैं। तो आपको आगे जो डेरिवेशन कराने वाला है वो बहुत ही ईजी लगने वाला है। ठीक है, तो सारा नोट कर लेना, याद भी कर लेना। ठीक है, और अगला बेटा फोकस तल। और फोकस तल किसे कहते हैं बेटा? कि अगर कोई तल बेटा ऐसे गुजरे, फोकस के लंबवत गुजरे, मतलब फोकस से होके गुजरे, मतलब फोकस के साथ कितने डिग्री? 90 डिग्री का कोण बनाते हुए गुजरे। ठीक है ना, फोकस के लंबवत होकर गुजरे कोई तल, ऐसे ऊर्ध्वाधर तल। ठीक है, तो उस तल को हम क्या कहते हैं बेटा? फोकस तल कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये ऐसे कोई तल है बेटा, वो फोकस होके जा रहा है। ठीक है ना, तो इस तल को हम क्या कहेंगे बेटा? फोकस तल। ठीक है, फोकस। ठीक है ना, इसको द्वारक नहीं बोलोगे। द्वारक क्या होता था बेटा? वो क्या होता था? द्वारक। द्वारक क्या होता था? तो व्यास को हम क्या कहते थे? द्वारक। और व्यास का मतलब क्या होता है? देखो ध्यान से, ये वाला। और ये जो द्वारक होता था ये इसके वक्रता केंद्र से होके जाता था, तो वो द्वारक कहलाता था। लेकिन जो फोकस होके जाएगी जो लाइन ना बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फोकस तल कहते हैं। ठीक है, तो ये आशा करते हैं कि ये चीज़ें आपने लिख लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है बेटा? अब हम पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या क्या होते हैं। पहले नियम पढ़ लेंगे। नियम पढ़ने के बाद अब हम एक एक प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे कि जब वस्तु अनंत पे होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अगर फोकस पे है तो कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पे है तो कहाँ बनेगा। तो उसके लिए बेटा पहले हमने पढ़ना है क्या? प्रतिबिंब के नियम, प्रतिबिंब बनाने के नियम या आरेख खींचने के नियम। ठीक है, तो फटाफट हम क्या करते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलो, तो देखो क्या होता है, पहले हम क्या करेंगे, अलग अलग सबके लिए देखेंगे बेटा। अवतल के लिए भी देखेंगे और तल के लिए भी देखेंगे। तो पहले हम एक ही साथ भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन बेटा हम आपको थोड़ा सा ये है कि अलग अलग करके पढ़ाएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप अच्छे तरीकों से समझ पाएँ। ठीक है, तो फटाफट हेडिंग डाल लो, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम या आरेख खींचने के नियम, प्रतिबिंब बनाने के नियम। ठीक है बेटा,
तो देखो 3 नियम हमने पढ़ना है, पहला, दूसरा और तीसरा। प्रथम नियम और द्वितीय नियम और तृतीय नियम। तो तीनों आपको नोट भी करना है बेटा। इसी 3 नियम में से कोई 2 नियम का हम क्या करेंगे बेटा, उपयोग करके किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत याद भी रखना है। पहला नियम ये कहता है, पहले हमने दर्पण बना लेना है। कौन सा दर्पण है बेटा? अवतल दर्पण है। तो देखो ध्यान से, तो देखो ये बेटा M1 M2 इसका नाम दे दिया मैंने, और ये इसका ध्रुव कहलाता है ना, मैंने क्या बताया, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये मान लेते हैं इसका वक्रता केंद्र है। क्या है बेटा? वक्रता केंद्र। ठीक है, और वक्रता केंद्र C और P को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष हमने बड़ा सा बना दिया, ये हमारा क्या है बेटा? मुख्य अक्ष। और इनके बीच में क्या होता है? हमारा फोकस होता है, बीचों बीच, जिसको हम क्या लिखते हैं? कैपिटल F लिखते हैं। ठीक है, पहला नियम ये कहता है कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, ये मुख्य अक्ष है, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से होकर जाती है? मुख्य फोकस F से होकर जाती है। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से होकर जाती है? मुख्य फोकस F से होकर जाती है। तो ये पहला नियम है। ठीक है, तो पहला नियम आपने लिख लेना है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस F से होकर जाती है। दूसरा नियम क्या कहता है? मैं इसी में समझा रहा हूं, आपने फिगर बना लेना अलग अलग से। दूसरा नियम क्या कहता है? देखो, दूसरा नियम ये कहता है मेरे बच्चे कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होके जाए, कहाँ से होके जाए? मुख्य फोकस F से होकर जाए तो क्या होगा? तो दर्पण से प्रकाश किरण टकराएगी और टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है कि अगर कोई प्रकाश किरण हमारा कहाँ से होकर जा रहा है? मुख्य फोकस F से होकर जाता है, तो जब दर्पण से टकराएगा इधर तो निकलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि पॉलिश कर रखा है। तो प्रकाश किरण क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरा नियम। और तीसरा नियम क्या कहता है? तो दूसरा नियम आप ये लिखोगे और ये छाप लोगे ताकि आपको पता हो अलग अलग से। और तीसरा नियम क्या कहता है बेटा? तीसरा नियम ये कहता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, मतलब जिस रास्ते से गई थी उसी रास्ते से वापस चली आती है। तो तीसरा नियम हम लिखेंगे क्या? इसी में। अब हमने कहाँ से पास कराना है प्रकाश किरण को? वक्रता केंद्र से। तो देखो, अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होके जाए, कहाँ से होके जाए बेटा? वक्रता केंद्र से होके जाए। तो दर्पण मिट रहा है भैया, इसको बना लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाती है तो यहाँ पे टकराएगी और टकराने के बाद बेटा उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ठीक है, तो ये तीनों नियम बेटा आपने याद रख लेने हैं, और इसी 3 नियम का उपयोग करके हम क्या करेंगे? अवतल दर्पण में जो 6 स्थितियां हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और उत्तल के लिए भी बेटा, उत्तल में जाती हुई प्रतीत होती हैं। मैं चाहता तो साथ में ही पढ़ा देता, लेकिन इसलिए साथ में नहीं पढ़ाया ताकि आपको आसानी हो पढ़ने में। ठीक है, बाद में जब मैं आपको पढ़ा दूंगा तो आप साथ में भी बता दूंगा किस तरह से साथ में पढ़ते हैं, दोनों एक ही साथ कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पहले अलग अलग पढ़ा दे ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो फटाफट ये आपने नोट कर लिया है। अब अगले वाले वीडियो में हम देखेंगे क्या बेटा कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या होते हैं। वो 3 नियम पढ़ेंगे, उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, एक एक अवतल दर्पण के लिए जो स्थिति होती है 6 कि जब वस्तु अनंत पे होता है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है बेटा फोकस पे, वो चीजें हम देखेंगे। फिर वस्तु को हमने अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच ले आते हैं तो प्रतिबिंब क्या हो जाता है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। तो किस तरह से बनता है? इन तीनों में से बेटा 2 नियम का उपयोग करेंगे और प्रतिबिंब हम बना देंगे। तो फिर हम देखेंगे प्रतिबिंब कैसे कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो बस बेटा आज के लिए बस इतना ही करते हैं। बस अनुरोध है आपसे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो बेटा किसी भी सब्जेक्ट का, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।